कामरान, पहले एक आर्जी जंग बंदी होती है, उसके बाद तवील मुज़ाकरात होते हैं जिसमें पाकिस्तान, कतर भरपूर सालिस का किरदार अदा करते हैं और फिर नतीजा ये निकलता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक MOU पर दस्तखत हो जाते हैं। लेकिन उस MOU को भी चंद दिन गुजरे हैं कि दोबारा हम देख रहे हैं कशीदगी बढ़ गई है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और जो मरकज है, जो वजह है वो आबनाए हुर्मुज़ है। ये मामला अब कहां जाता हुआ आप देख रहे हैं? क्या MOU मुकम्मल तौर पे सस्पेंड हो चुका है, जैसे कि ट्रंप कहते हैं कि अब उसकी कोई हैसियत नहीं रही है, या अभी भी आपको लगता है कि दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं और टेक्निकल टॉक्स भी आगे बढ़ेंगे इस मामले को हल करने के लिए? देखिए, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इस वक्त काफ़ी जो MOU है मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये जो 14 नुकाती मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए थे, इसमें बहुत से ऐसे इश्यूज थे जो अनरिजॉल्व थे, और दोनों जो फरीकैन थे, खास करके अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता था, तो शायद उन्होंने ये समझा कि इस मौके के ऊपर कम से कम एक बड़े क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए अगर MOU पर दस्तखत हो जाए तो बाकी इश्यूज उस पर बातचीत के जरिए इसको हल किया जा सकता है। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है और जो सबसे बड़ा इशू अब बनकर उभरा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के मेरे ख्याल में उसकी इंटरप्रिटेशन को लेकर के इस वक्त बुनियादी तौर पर इश्यूज हैं। ईरान का ये मौकफ है कि जो क्लॉज 5 है उसमें वाज़े तौर पर ये अमेरिका ने एग्री किया है मीडिएटर्स की मौजूदगी में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो भी ट्रैफिक होगी उसको कंट्रोल जो है वो ईरान करेगा। लेकिन अमेरिका का मौकफ बिल्कुल मुख्तलिफ है इस हवाले से। तो अपेरेंटली इस वक्त अगर आप देखें तो ओवरऑल एक तरफ पसे पर्दा बातचीत भी हो रही है। अमेरिका ये नहीं कह रहा कि जो टेक्निकल लेवल टॉक्स हैं उन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम गुज़श्ता रात भी हमने देखा, आज भी ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से जो हमले हैं वो भी जारी हैं। तो इस वक्त जो पोजीशन है मेरे ख्याल में जो दोनों फरीकैन हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से अपना जो मौकफ है या अपनी टर्म्स के ऊपर उसको खुलवाना चाहते हैं, उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो MOU वाला मामला है, ये टेक्निकल लेवल टॉक्स हैं, ये उसी सूरत में आगे बढ़ेंगे जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू होगा। तो कौन सी साइड जो है कॉम्प्रोमाइज करती है, क्या ईरान कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्या अमेरिका को अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा, ये मेरे ख्याल में डिटरमिन करेगा कि आगे टेक्निकल लेवल टॉक्स होंगे या आगे MOU में जो बाकी मामलात थे उन पर डिस्कशन होगी या नहीं होगी। अच्छा, जरा कामरान जी एक्सप्लेन कीजिएगा, जो आप कह रहे हैं कि MOU का नुक्ता नंबर 5 है, वो ये कहता है ना कि कुछ दिनों के लिए तो अमेरिका, कुछ दिनों के लिए तो ईरान उस पर कोई फी नहीं चार्ज करेगा, लेकिन बाद में वो ओमान के साथ बैठ के उस पर कोई तरीकेकार तय करेंगे। तो क्या दोनों में से कोई फरीक इस मुआहदे से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है आपको? जो ईरान का मौकफ है वो तो यही समझ रहे हैं कि अमेरिका जो है इससे पीछे हट रहा है। असल में जो बुनियादी मसला है वो ईरान बिल्कुल जो MOU में देखें तो थोड़ा सा मुबहिम है। उसमें ये तो बिल्कुल कहा गया है कि 60 दिनों के लिए ईरान कोई भी टोल या फी चार्ज नहीं करेगा, लेकिन मुस्तकबिल के लाहेअमल के लिए फिर वो ओमान के साथ मिलकर कोई तरीकाकार तय करेगा। लेकिन जो इशू इस वक्त बन रहा है वो ये है कि ईरान कहता है कि जो उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जो भी जहाज यहाँ से गुजरेंगे, नंबर 1 वो कोऑर्डिनेट करेंगे ईरानी हुकाम से, नंबर 2 जो रूट ईरान डेजिग्नेट करेगा वही रूट जो है वो शिप्स इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो इशू है अमेरिका की ये इंटरप्रिटेशन है, और अमेरिका ने जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है UN की, उन्होंने भी कोशिश की थी पहले के जो ईरान ने जो रूट डेजिग्नेट किया है जिसे नॉर्दर्न रूट कहते हैं, उसको छोड़ करके वो सदर्न रूट जो ओमान की कोस्ट लाइन से होकर के गुजरता है उस एक पैरेलल रूट सेटअप करने की कोशिश की है, जिस पर ईरान को एतराज है। और ये जो शिप्स पर अटैक्स भी हो रहे हैं ये उन शिप्स पर हो रहे हैं जो ईरान का मौकफ है कि एक तो उनसे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, दूसरा वो रूट जिसको ईरान ने डेजिग्नेट किया है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये एक बुनियादी नुकता। इवन आज भी अगर आप सेंटकॉम की और अमेरिका की स्टेटमेंट देखें, IRGC तो ये कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, लेकिन जो सेंटकॉम कह रहा है वो कह रहा है नहीं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो जो सदर्न रूट है वो ओपन है 2-वे ट्रैफिक के लिए। तो ये असल में अब बुनियादी नुकता है। ईरान कहता है कि जो भी ट्रैफिक वो बेशक ओमान की कोस्ट लाइन हो या हमारी कोस्ट लाइन हो, उस पर पूरा कंट्रोल हमारा है, जिस पर अमेरिका को भी और जो रीजन के बाकी मुमालिक हैं उनको भी एतराज है। और इस हफ्ते में हमने देखा है अमेरिका का ये दावा है कि उन्होंने ईरान के जो फौजी तंसीबात हैं उसमें तकरीबन 300 अहदाफ को उन्होंने निशाना बनाया है। ईरान भी दावा कर रहा है कि जो अमेरिकन एयर बेसेस हैं GCC कंट्रीज़ में दोबारा उनको वो निशाना बना रहे हैं। तो ज़रा बताइएगा, इसमें ऑब्वियसली जो पहले एक वेसल था वो कतर का था, पाकिस्तान भी सालिस है, तो ये कतर और पाकिस्तान का अब क्या किरदार होगा? क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने बड़ी कोशिश की है कि ये दोनों फरीकैन जो है किसी न किसी नुक्ते पर आए और एक MOU पर दस्तखत हो। क्या कोशिशें जारी है पाकिस्तान की जानिब से भी? क्या स्टेटस है इस वक्त?
नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल में पाकिस्तान और कतर की तरफ से कोशिशें भरपूर जारी हैं। बीच में 2 दिन का अगर आप देखें पॉज़ जो आया था, वो इसी वजह से आया था कि पाकिस्तान और कतर की जो इन्वॉल्वमेंट हुई थी और कतर के शिप के ऊपर जो अटैक किया ईरानी अथॉरिटीज़ ने, और इवन के जो रिटेलिएशन में कतर के ऊपर भी मिसाइल और ड्रोन्स वगैरह भेजे, लेकिन उसके बावजूद कतर जो मीडिएशन वाले प्रोसेस है उससे पीछे नहीं हटा। इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस क्राइसिस इवन उन्होंने अपना जो वफ्द है वो भी तेहरान भेजा। तो इवन अभी भी जो पाकिस्तान और जो कतरी हुकाम है पस पर्दा उनकी कोशिशें जारी हैं। पब्लिक लेवल पर भी अगर आप देखें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ईरान के सदर से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का, इवन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का भी राब्ता हुआ है। इसी तरीके से बाकी जो रीजन के ममालिक हैं। इशू इस वक्त ये है कि बेशक ईरान रिटेलिएशन में जो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस वो कहता है गल्फ कंट्रीज में मौजूद है उनको हिट कर रहा है, लेकिन कोई भी जो गल्फ का मुल्क है, पाकिस्तान ऑब्वियसली उसमें भी शामिल है, कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि दोबारा हम एक ऑल आउट वॉर की तरफ जाएं। तो इस वजह से एक भरपूर कोशिश हो रही है कि बावजूद जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसके बावजूद बेस्ट वे फॉरवर्ड यही है कि जो रोड मैप तय हुआ था स्विट्जरलैंड में, जो वर्किंग ग्रुप्स बने थे, उस प्रोसेस पे वापस आया जाए और जो भी इश्यूज हैं उनको बैठ के हल किया जाए। तो ये अब इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो मैं शुरू में भी कह रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला जो मामला है इसको किस तरीके से तय करना है। अगर इसके हवाले से कोई मिडिल वे ढूंढ लिया जाता है तो फिर शायद बात आगे बढ़ेगी। अगर इस पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता तो फिर मुझे लगता है कि ये उतार चढ़ाव आपको नजर आता रहेगा। कभी अमेरिका की तरफ से हमला होगा, कभी ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में शिप्स को टारगेट करेगा। ईरान क्लियरली उसको लगता है कि सबसे बड़ी उसकी लेवरेज है, इस लेवरेज को वो खोना नहीं चाहता। कामर साहब, ये भी बताइएगा कि ईरान में सिचुएशन कितनी मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगी इस सूरत हाल के बाद, क्योंकि जो हार्ड लाइनर्स थे वो तो नहीं चाह रहे थे कि कोई बातचीत हो, वो चाह रहे थे कि जंग अगर जारी रहती है तो जारी रहे, लेकिन ऑब्वियसली जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी तरफ से इस बात पर असर्ट किया जा रहा था कि बातचीत के जरिए मसले का हल निकल सकता है। तो अब उनके लिए कितना मुश्किल होगा इस सूरत हाल से निपटना? बिल्कुल, आई थिंक एक उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ईरान के साबका सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खamenei, उनकी नमाज जनाजा में जो मिलियंस ऑफ लोगों ने जिस तरीके से शिरकत की और वहां पर जो क्राउड था बड़ा चार्ज था अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ उन्होंने काफी नाराबाजी की। तो उससे एक तो कयास यही है और एक असेसमेंट यही है कि वहां पर वो एलिमेंट विद इन दी इरानियन एस्टैब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट या उनकी गवर्नमेंट में जो अमेरिका के साथ एक टफ लाइन लेना चाहते हैं, जो अपने इश्यूज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, वो शायद ज्यादा इम्बोल्डन हुए हैं। उनको लगता है कि आज भी ईरान के अंदर जो वो तबका जो इनकलाब को उस तरीके से सपोर्ट करता है, गार्डियन ऑफ द रेवोल्यूशन है, तो उनके ख्याल में उनको ज्यादा इस तरीके से इंकरेजमेंट मिली है और उनका ये ख्याल है कि आज भी अगर उनकी सपोर्ट बेस मौजूद है तो वो एक टफ लाइन ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, जो प्रैग्मेटिस्ट्स हैं, उनका ये ख्याल है कि अगर हम दोबारा जंग की तरफ जाएंगे, बेशक हमने इस हद तक तो अमेरिका को और इसराइल को रेजिस्ट किया है, लेकिन अगर दोबारा एक राउंड होता है जो उसकी कॉस्ट है इतनी ज्यादा है कि वो शायद हम उस तरीके से बर्दाश्त ना कर पाए, तो वो एक मिडिल वे ढूंढने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। बट अपेरेंटली अभी भी ये लग रहा है कि जो ईरान में जो हार्ड लाइनर्स हैं शायद उनका पलड़ा आपको इस वक्त भारी नजर आ रहा है। और यही वजह है क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान का भी और बाकी मुल्कों का भी ये मौकफ था कि इवन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के अगर कुछ इश्यूज हैं तो शायद ईरान को इस मौके के ऊपर ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, दूसरे चैनल्स भी वो इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन शायद जो वहां पर हार्ड लाइनर्स हैं उनको ये लगता है कि अगर वो इस तरीके से असर्ट नहीं करवाएंगे तो उनकी पोजीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी।